कैसे हो मेरे फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पटेल और आप सबका मेरी चैनल द हाइपरबोला होम ट्यूटोरियल में स्वागत है। एचएसटी क्लास 10 और 12 से जो ये चैनल चल रही है वहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं लाइव 10th एंड 12th के वीडियोस लेक्चर। तो आपको यहाँ पे आज मैं बताने जा रहा हूँ, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें कुछ वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए, लाइव लेक्चर्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए। होप सो आपने वो सब कुछ देखा होगा। नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में ढूंढ के वीडियोस के पोर्शन में ढूंढ के उसको देख सकते हैं। तो आज जो है मैं आपको मोबिलिटी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ और काफ़ी सारे टॉपिक्स है, जैसे कि ओहम लॉ का वायोलेशंस कौन कैसे हो रहा है, कौन से ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, वो सारी बातें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं आज का ये लेक्चर। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ अबाउट मोबिलिटी। जो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ वो है मोबिलिटी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको याद करवा दूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में सीखा था। किसके बारे में सीखा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड फ्रॉम दैट ओहम्स लॉ का एक बड़ा सिग्निफिकेशन दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू एन स्क्वायर टाउ अपन एम हमने डिराइव्ड किया था, इन विच आई कंक्लूड दैट कि इफ n going to be increase, free electrons, number of electrons per unit volume going to be increased, then conductivity of the conductor also going to be increased. दूसरा, if relaxation time tau going to be increased, then also conductivity going to be increased. Okay? बात करते हैं फ्रेंड्स मोबिलिटी की। तो पढ़ने से थोड़ा उतना तो समझ में आ रहा है कि मोबिलिटी मोबाइल वर्ड से आया है। मोबाइल मतलब फ्री टू मूव। ओके, so as we have seen that conductivity arise from the mobile charge carriers in a metals. The mobile charge carriers are electron. In an ionized gas, they are electron as well as positively charged ions, and in the electrolyte this can be both positive and negative ions. अलग अलग केसेस आपको दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी के लिए। जैसे पहला केस है वो है मेटल का। तो जो मेटल कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे आर द मोबाइल चार्ज कैरियर। दूसरा आपको दिया गया है आपको आयोनाइज्ड गैस का। तो आयोनाइज्ड गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जो है वो एज अ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर वर्क करते हैं। एंड तीसरा जो आपको दिया गया है दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और वो जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का होता है। क्लियर है? वो दोनों उसमें चार्ज एज अ चार्ज कैरियर काम करे, बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयंस। ओके, चलो नाउ an important quantity is mobility mu, defined as the magnitude of drift velocity per unit electric field. Important quantity यहाँ पे हम डिराइव करने वाले हैं, that is termed as mobility। और वो mobility क्या है? That is the magnitude of drift velocity per unit electric field. per unit electric field के थ्रू आपको कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है उसको हम बोलने वाले हैं मोबिलिटी। हाउ? देखो अच्छे से समझो। तो हमने v इक्वल्स टू, प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने v इक्वल्स टू v0 प्लस 80 वाला फॉर्मूला यूज करके v इक्वल्स टू v0 हमने इनिशियली 0 ही ले लिया था, एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया था, और दिस इज माइनस ई बाय एम इंटू टाउ, ऐसा वाला फॉर्मूला लिया था। टाइम की जगह पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमने लिया था, दैट इज द टाउ। नाउ यू कैन सी हियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज प्रोपोर्शनल टू e, एंड दैट्स वाई अगर मैं vd बाई ई कर देता हूँ, ई डिवीजन में ले जाता हूँ, तो माइनस ई अपन एम इंटू टाउ बचेगा, एंड दिस रेशियो vd बाई ई, ये जो e मल्टीप्लीकेशन में था वहां से डिवीजन में जाएगा, दिस रेशियो vd बाई ई इज नोन एज मोबिलिटी। उसको हम बात करते हैं, उसको हम याद करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ मोबिलिटी म्यू। ओके, नाउ द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। हाउ दिस फॉर्म? तो vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इज द मीटर पर सेकंड, एंड ई जो होता है दैट इज द वोल्ट पर मीटर। तो ये मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर के साथ वो मीटर स्क्वायर हो गया, सेकंड नीचे आ जाएगा तो वोल्ट सेकंड। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस वन यू एबल टू फाइंड आउट एमएलटी फॉर्मूला, बट फॉर दैट वोल्ट का जो है वो जूल पर कूलम ऐसा होता है। ओके, W बाई क्यू, तो जूल पर कूलम। ओके, एंड दैट्स वाई ये कूलम जो है वो ऊपर जा सकता है, तो कूलम जो है वो ऊपर भी जाएगा, तो वो बन गया कूलम मीटर स्क्वायर जूल इंटू कूलम मीटर स्क्वायर पर जूल इंटू सेकंड। नाउ कूलम का एमएलटी फॉर्मूला होता है A1T1 SQ इक्वल्स टू IT, मीटर का होता है L2 L स्क्वायर, जूल का होता है
m1 l2 t-2 और सेकंड का होता है t, सेकंड का क्या होता है t। तो कूलम का हो जाएगा a1 t1, मीटर का हो जाएगा l स्क्वायर, जूल का हो जाएगा m1 l2 t-2 और सेकंड का हो जाएगा t। एंड दैट्स वाई फाइनली हो जाएगा m-1, m1 ऊपर गया m-1, दिस l2 l2 कैंसल्ड आउट, फिर t1 t1 कैंसल्ड आउट, t-2 ऊपर जाएगा t2, l0 आ जाएगा बीच में, m-1 l0 t2 एंड ये जो a1 है दैट इज द a1। तो m-1 l0 t2 a1 क्लियर है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी, दिस इज द MLT फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी। So the SI unit of mobility is meter square per volt into second, and is a 10⁴ of the mobility in a practical unit that is centimeter square per volt second। ये मीटर है, मीटर की जगह पे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, प्रैक्टिकली यूनिट जो यूज होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड होता है। डन। तो मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना हो तो 10⁴ का फासला रहता है। तो सेंटीमीटर जो छोटा यूनिट था सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड से 10⁴ टाइम ज़्यादा है, कौन, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ओके, इजीली सेंटेंस है, आप रिपीटेशन से भी समझ सकते हो। नाउ मोबिलिटी इज पॉजिटिव फ्रॉम द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है उसके थ्रू हम मोबिलिटी पॉजिटिव है ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। हाउ, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने इक्वेशन निकाला था कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसका एवरेज लेना है, दैट इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज माइनस AAT। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसके रिस्पेक्ट में ही है, V0 इक्वल्स टू V0 प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज A का वैल्यू आ गया और T का वैल्यू आ गया, और इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज 0 होता है तो माइनस E अपन टाउ आ गया। नाउ माइनस E अपन टाउ ए हो गया VD। अगर VD का पॉजिटिव वैल्यू ले, हम कौन सा वैल्यू ले, पॉजिटिव, तो VD इक्वल्स टू ई टाउ इंटू E अपन M। नाउ ये जो E है वो नीचे अभी मैंने बताया था कि इसको रिस्पेक्ट डिनोमिनेटर में ले जाना है, तो दिस VD अपन E इज नोन एज मोबिलिटी। ये जो VD अपन E है उसको बोलेंगे मोबिलिटी म्यू। तो म्यू इक्वल्स टू VD अपन E and that is nothing but E tau upon M, where tau is the average collision time for electrons, मतलब कि रिलैक्सेशन टाइम भी जिसको हम बोलते हैं। क्लियर। और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो कोलाइजन टाइम होता है वो डिफरेंट होता है, उसका हमें क्या लेना है, एवरेज लेना है। क्लियर है। चलो इसका हम क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। सो दिस इज द एवरेज कोलाइजन टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज ऑल अबाउट मोबिलिटी। मोबिलिटी एक क्वांटिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना मिल रहा है उसको हम मोबिलिटी बोल रहे हैं। देन और यू कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट डिपेंड्स ऑन टाउ। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए, अलग अलग कंडक्टर्स के लिए जो रिलैक्सेशन टाइम जो रहता है टाउ, दैट इज द डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाई फॉर डिफरेंट कंडक्टर्स दिस मोबिलिटी इज ऑल्सो डिफरेंट। अलग अलग कंडक्टर्स के लिए मोबिलिटी भी क्या रहती है, अलग अलग रहती है। तो होप फ्रेंड आई क्लियर्ड दिस वन। बात करते हैं आगे के टॉपिक की, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ। अप टू नाउ हम जो पढ़े थे ना वो सब कुछ ओहम्स लॉ के बेसिस पे ही था, क्योंकि हमने जहाँ पे भी V इक्वल्स टू IR यूज किया है, या तो फिर V इक्वल्स टू IR का यूज करके हम जहाँ पे भी J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E वाला फॉर्मूला लाए थे और वो यूज किया है, वो सब ओहम्स लॉ के कोसिक्वेंस में चलता है। तो अप टू नाउ हमने सारी जो भी बातें की नहीं कुछ ऐड की, क्योंकि ओहम्स लॉ हम V इक्वल्स टू IR को ही मानते थे, इतना नहीं है, क्योंकि V इक्वल्स टू IR जो हम ओहम्स लॉ मानते थे वो 10th स्टैंडर्ड में ही था। उसके बाद हमने 12th की काफ़ी सारे बातें ऐड कर ली, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड कर लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्शन कैसे होता है कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट होता है कंडक्टर के अंदर, वो भी देख लिया। और कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड्स रहती है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड द रिलैक्सेशन टाइम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ वो अल्टीमेटली फ्री इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि बाउंड इलेक्ट्रॉन कभी भी इलेक्ट्रिक करंट में पार्ट्स नहीं लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। फिर हमने देखा मोबिलिटी, जो एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फॉर फिजिक्स। क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो सब कुछ हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा है, वो आप फर्दर स्टडीज में पढ़ोगे। हमने सिर्फ उस क्वांटिटी को डिफाइन किया है कि मोबिलिटी म्यू इक्वल्स टू VD अपन E। ओके, इन फ्यूचर इफ यू आर गोइंग टू स्ट्रीम फॉर इलेक्ट्रिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, देन यू विल एबल टू फाइंड आउट एप्लीकेशंस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी, दैट इज म्यू इक्वल्स टू VD अपन E। पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज डिफाइंड एज द मोबिलिटी ऑफ द कंडक्टर्स। तो होप सो काफ़ी सारी बातें आपके दिमाग में आ गई होगी और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो यही ओहम लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी है, वो भी हम साथ में पढ़ लेते हैं। Although Ohm's law has been found valid over a large class of the materials, there do exist a material and device used in an electric circuit where the proportionality of
V and I does not hold. ओहम्स लॉ बता रहा था कि V is proportional to I. काफ़ी सारे क्लास ऑफ मटेरियल्स के लिए हम ये ओहम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ और मटेरियल्स भी है जिसमें हम ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते. ओके, द डेविएशन ब्रॉडली आर वन और अ मोर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. नंबर 1, V cases to be a proportional to I and the relation between V and I depends on the sign of V. कभी कभी ऐसा होता है कि V जो है वो जो डिपेंडेंस है, रिलेशन है V एंड I का, वो V की साइन जो है उस पर भी डिपेंड करता है. V यानी कि पोटेंशियल का साइन कैसा है उस पर डिपेंड करता है. इन अदर वर्ड्स, इफ I is the current for certain voltage V, then the reversing the direction of voltage V keeping its magnitude fixed does not produce a current of the same magnitude as I in the opposite direction. According to Ohm's law होना क्या चाहिए, समझाता हूँ. अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ होना क्या चाहिए, अगर आपने किसी मानो कि कोई आपने वोल्टेज अप्लाई किया 12 वोल्ट, ओके, वो 12 वोल्ट जो है उसमें पॉजिटिव साइड इधर है, नेगेटिव साइड इधर है, आपके राइट हैंड साइड पॉजिटिव, आपके लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है और आपके राइट हैंड साइड नेगेटिव है, तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा था. और मान लो कि वो करंट जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया था, मानो कि वो 220 वोल्ट है और जो करंट पास हो रहा था मानो कि वो 5 एम्पियर है. व्हेन यू रिवर्स द डायरेक्शन, ओके, अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई करते हो, यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई करते हो, तो करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा. तो मतलब कि वोल्टेज आपने रिवर्स किया तो करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड वोल्टेज ऑपोज करने के बाद सेम ही था 220 वोल्ट, तो करंट भी 5 मिलना चाहिए लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. बट काफ़ी ऐसे कभी ऐसे फिनोमिनन हमारे सामने आए हैं कि उसमें रिवर्स डायरेक्शन में करंट नहीं मिलता है और करंट का मैग्नीट्यूड सेम नहीं मिलता है, करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है. ओके, सो दैट मीन्स कि ये जो V एंड I रिलेशन, V एंड I के बीच का जो रिलेशंस है वो कभी कभी किस पे डिपेंड्स रहता है, करंट जो वोल्टेज है उसके साइन पे डिपेंड्स रहता है. ओके, चलो, जैसे कि यहाँ पे कुछ फिगर्स भी आपको बताए गए, जैसे कि सबसे पहले तो एक है ए लिनियर होना चाहिए, केसिस वाला एक पॉइंट आया था, ए लिनियर ऐसे होना चाहिए, डॉटेड लाइन होना चाहिए, बट ये डॉटेड लाइन की जगह पे यू कैन सी, ओके, यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तभी हम बोलते हैं लिनियर रिलेशनशिप. बट यू कैन सी कर्वेचर रिलेशनशिप्स होता है काफ़ी जगह पे, और इसीलिए हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं कि वी केसेस टू बी अ प्रपोजनल टू आई, मतलब कि अलग दिखता है ना. दूसरी बात, हमने यहाँ पे साइन वाली बात की थी. ये साइन वाली बात क्या है, दिस इज द पॉजिटिव वोल्टेज. अब मान लो कि दिस इज द पॉजिटिव वोल्टेज 0.2 वोल्ट. अब 0.2 वोल्ट के लिए यहाँ पे जो वैल्यू आना चाहिए वो है, देखो, इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पियर. ओके, बट -2 वही वोल्टेज वही का वही है. ओके, इट्स अ 0.2. और अगर हम यहाँ पे रहते हैं -2 पे, तो भी वो किस में चला जाता है, माइक्रो एम्पियर में. तो 0.2 में अभी यहाँ पे ऐसे सैचुरेट हो जाएगा, तो वी कैन से दैट कि 0.2 यहाँ पे होगा. सॉरी, 1 सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन अगेन. ओके, सो दिस इज फॉर -2 वोल्ट और दिस इज फॉर 0.2 वोल्ट. तो 0.2 सपोज ए -1 है, तो 0.2 इधर होगा, और 0.2 का ए वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो कौन से रेंज में आ रहा है, माइक्रो एम्पियर की रेंज में आ रहा है. दैट मीन्स कि जो करंट का वैल्यू है वो सेम नहीं मिल रहा है. ओके, ऊपर जो मिली एम्पियर मिला था वो नीचे भी उसी वैल्यू का मिलना चाहिए, बट वो वैल्यू सेम नहीं मिल रहा है. एंड दैट्स वाई अभी आप ब्रॉडली अगर देखोगे इसको, तो यू कैन सी हियर कि फॉर पॉजिटिव वैल्यू the current range is in a milliampere. For positive value the current range in a milliampere, and for negative value of voltage, a voltage का negative value है, okay, the current range in a microampere. current range जो है वो microampere में चला गया. एक होता है 10⁻³ एम्पियर, दूसरा होता है 10⁻6 एम्पियर. एंड दैट्स वाई माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे जो करंट एंड वोल्टेज का जो रिलेशनशिप है दैट डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ V, वो साइन ऑफ V पे डिपेंड्स है और वो चेंज हो जा रहा है. एक और पॉइंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको फिगर बता रहा हूं. सो द रिलेशनशिप बिटवीन द V एंड I इज नॉट यूनिक. देयर इज अ मोर देन वन वैल्यू ऑफ V फॉर द सेम करंट I एज सोन इन द फिगर. कुछ ऐसे भी रिलेशनशिप्स हमारे हाथ लगे हैं कि जिसमें एक ही वोल्टेज, एक ही करंट के लिए अलग अलग वोल्टेज हो. जैसे कि यू कैन सी फॉर दिस वन, ओके, करंट का वैल्यू सेम है, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, करंट वर्टिकल एक्सिस पे है, तो एक करंट का वैल्यू सेम है. But you can see for voltage, different voltage, it is different value of voltage is here. एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे अलग वोल्टेज है, फिर you can see here अलग वोल्टेज. ओके, तो ये जो अलग अलग वैल्यूज मिले वोल्टेज के, ये तीनों वोल्टेज के वैल्यू के लिए करंट का वैल्यू सेम रहेगा.
तो ऐसे भी रिलेशनशिप्स हमें मिले हैं जिसमें लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं हो रहा है। अगर पर्टिकुलरली प्योरली ओहम्स लॉ फॉलो करेगा तो वो जो रिलेशन है वो ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, क्लियर है? चलो, सो अ मटेरियल एग्जिबिट सच अ बिहेवियर इज गैसेस। ऐसा बिहेवियर कब दिखने मिलता है? जब एक ही वोल्टेज के लिए अलग अलग करंट मिलता है, तो दैट इज फॉर द गैसेस। ओके, material and device not obeying the Ohm's law in the form of equation E equals to V upon IR, sorry V equals to IR are actually widely used in an electric circuit। हमें लगता है ऐसे कोई इक्विपमेंट्स का यूज होता होगा सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ओहम्स लॉ जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतना बेसिक लॉ है। तो यस माय डियर फ्रेंड, ऐसे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें नॉन ओहमिक ग्रेजेट्स का, नॉन ओहमिक सर्किट्स का, कंडक्टर्स का यूज किया जाता है। And in this a few super subsequent chapters, however, we will study the electrical currents in the material that obeys Ohm law। But बेटा हम इस चैप्टर में ऐसे ही ग्रेजेट्स और ऐसे ही इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हो। क्लियर है? चलो, तो होप सो मैंने अभी 2 पॉइंट्स जो कवर करवाए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अच्छे से बात करने वाले हैं एक पॉइंट की, जो पॉइंट हमने आगे देखा था, दैट R इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ओके, और वो हमने रेजिस्टेंस के बारे में, ओहम्स लॉ के बारे में देखा था, और यहाँ पे रो को बोला था हमने रेजिस्टिविटी, और एक एक्टिविटी के थ्रू हमने प्रूव किया था कि R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। होप यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस वन। देन तो यहाँ से आगे लेते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी निकाला जाता है तो वी हैव टू put a constant, that is the rho, known as resistivity। My dear friend, there are two situations which are different। आपको याद रखनी है that आपको पूछे कि resistance is depends on what, तो that is the material of conductor, length of conductor and area, cross sectional area of conductor। In short, दो चीज में बोलना हो तो material of conductor and dimension of conductor। But when you ask that कि how rho यानी कि resistivity is depends on what, then that is only type of conductor, material of conductor। It does not depends on any dimension of the conductor। Rho resistivity is just and just depends on the material of conductor। It does not depends on size of conductor। So the resistivity of the various common materials are listed in a table, but whatever वो values जैसे भाई आता है आएंगे मैं बता दूंगा, लेकिन अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। The materials are classified as conductors, semiconductors and insulator depending on the resistivity and an increasing order of their values। तो if you remember solid state करके जो चैप्टर था केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 1, और उसमें भी हमने अकॉर्डिंग टू द कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी के तौर पे या रेजिस्टिविटी बिकॉज बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी हमने वहां पे भी 3 टाइप्स देखे थे। किसके 3 टाइप्स देखे थे? कोई भी सॉलिड सब्सटेंसेस के, और वो थे कंडक्टर, नॉन कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स। तब भी मैंने बात की थी कि हमें फिजिक्स में भी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से याद रखना, वैल्यू में थोड़ा सा वेरिएशन है वहाँ के और यहाँ पे, रेंज में थोड़ा वेरिएशन है। तो अगर फिजिक्स में पूछे तो फिजिक्स का रेंज लिखना है, केमिस्ट्री में पूछे तो केमिस्ट्री का रेंज लिखना है। एक दूसरे के अंदर रेंज मिक्स हो गया तो आंसर गलत हो सकता है, तो अच्छे से ध्यान रखना वहाँ पे। So metal have a low resistivity in the range of 10⁻⁸ omega meter to 10⁻⁶ omega into meter। तो इनके पास काफी कम रेजिस्टिविटी होता है, देखो काफी कम, 10⁻⁸ omega into meter to 10⁻⁶ omega into meter, and this omega into meter is the unit of resistivity। So in previous lecture वो रह गया था, तो अभी बता देते हैं कि रो इक्वल्स टू हो जाएगा RA अपन L। ओके, मैंने शायद यहाँ पे बनाया है यह फॉर्मूला, ओके नहीं बनाया। सो यू कैन सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला, मुझे अगर रो चाहिए तो RA जाएगा और L नीचे, तो RA अपन L। ना उसके यूनिट्स की बात करते हैं, उसके MLT फॉर्मूला की बात करते हैं, बट बिफोर दैट ओके मुझे याद है कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको R जो था, रेजिस्टेंस जो था, उसका भी MLT फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था। तो अच्छे से ध्यान रखना, V इक्वल्स टू IR, R इक्वल्स टू V अपन I, V इक्वल्स टू W/Q। पर यूनिट चार्ज जो वर्क डन होता है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज, और इसलिए V का आएगा W/Q। जब भी वोल्टेज का कुछ भी MLT या फॉर्मूला निकालना हो या यूनिट निकालना हो, W/Q फॉर्मूला आपको यूज करना है। ओके, और I का I, और Q I इक्वल्स टू वापस रख सकते हैं Q इंटू T।
ओके चलो, तो W का MLT फॉर्मूला होता है M1 L2 T-2, वर्क एंड फोर्स आना चाहिए, फोर्स के लिए M1 L1 T-2 एंड वर्क के लिए M1 L2 T-2। Q का जो है वो हो जाएगा चार्ज, चार्ज का स्क्वायर, चार्ज होता है IT, ओके तो एक्चुअली में माय मिस्टेक, ओके यहाँ पे क्या था पता है, पहले लेट मी इरेज दिस वन, ओके यहाँ पे जो था ना V की जगह पे W/Q आया था और एक I था, और Q की जगह पे मुझे IT रखना है, तो ये I था Q एंड I, और Q की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, IT पुट कर दिया, तो I स्क्वायर मतलब एम्पियर स्क्वायर, और टाइम का क्या हो जाएगा T, तो बना क्या M1 L2 T-3 और A2, ओके M1 L2 T-3 और A2, क्लियर है, बट A ऊपर जाएगा तो इट्स अ -2, तो M1 L2 T-3, A1 ऊपर गया तो -3 और A -2, ओके चलो, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ R, ओके अब यहाँ पे ध्यान दो, रो इक्वल्स टू RA/L, तो R का फॉर्मूला आया आपका M1 L2 T-3 A-2, और A का आएगा L2 और नीचे का L जो है उसका आएगा L1, तो एक L1 कट हो जाएगा तो 1 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो बने जाएगा M1 L3 T-3 A-2, नॉट 2 A-2, ओके तो सिंपल तरीके से क्लियर हो गया व्हाट इज द एमएलटी फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, M1 L3 T-3 A-2, सिर्फ L2 और L3 का यहाँ पे फर्क रहता है, ओके ए हो गया ओहम यूनिट का, और इसका यूनिट होगा ओहम इंटू मीटर स्क्वायर अपन मीटर, एक मीटर कैंसिल, तो ओहम इंटू मीटर, यानी कि ओहम का जो एमएलटी फॉर्मूला है उसको मीटर से मल्टीप्लाई करना है, तो L2 का क्या हो जाएगा L3, जस्ट सिंपल, ओके तो ये हो गई एमएलटी फॉर्मूला की बात जो प्रीवियस लेक्चर्स में रह गई थी, आज मैंने कवर करवा दी। सो यहाँ पे रेंज देखो 10⁻⁻ ओमेगा इंटू मीटर टू 10⁻6 ओमेगा इंटू मीटर होता है, तो हम उसको कंडक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंडक्टर, and at the other end insulator like a ceramic, rubber, plastic having the resistivity of 10⁻18 times greater than the metal and more or more, okay not only 10⁻18 उससे भी ज़्यादा हो सकता है, then metal से 10⁻18 टाइम ज़्यादा हो सकता है, so in between these two there are a सेमीकंडक्टर्स, ओके तो एक हो गया कंडक्टर्स क्लास, दूसरा हो गया इंसुलेटर का क्लास, और इन दोनों के बीच में एक सेमीकंडक्टर का क्लास होता है, एंड दिस हाउएवर हैव अ रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक्सली डिक्रीजिंग विथ राइज इन अ टेम्परेचर। ये जो सेमीकंडक्टर्स है वो ऐसे सब्सटेंसेस है जिसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज करो आप तो रेजिस्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, and the resistivity of semiconductor are also affected by presence of small amount of impurities। और सेमीकंडक्टर्स की और एक बात, उसके अंदर अगर इम्प्यूरिटी होती है तो भी रेजिस्टिविटी जो है वो अफेक्ट होती है। आपने सॉलिड स्टेट में ये बात पढ़ी हुई है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू। सॉलिड स्टेट में आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़े होंगे, पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज ऐड करके, और उसकी जो कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने का ट्राई किया होगा। अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सो द लास्ट फीचर इज एक्सप्लॉइटेड इन अ यूज ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये जो लास्ट फीचर्स है जिसके मैंने बात की कि भाई उसके अंदर अगर इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी में फ़र्क आता है, उसकी रेजिस्टिविटी में फ़र्क आता है, और यही जो फीचर है उसका हम यूज़ करते हैं काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो सेमीकंडक्टर्स है उसका पूरा एक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंस रहता है एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, उससे कौन कौन से बेसिक इक्विपमेंट्स बनते हैं, जैसे ऑसिलेटर्स है, डायोड है, जंक्शंस है, ओके रेक्टिफायर है, और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सोलर पैनल, एलईडी, ये सब कुछ उससे वर्क करता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर में, सेमीकंडक्टर्स नाम के चैप्टर में। और जो टेबल की मैं बात कर रहा था जिसकी वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन यहाँ पे आपको कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर करके पूरा का पूरा कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी के रेजिस्टिविटी के वैल्यूज एंड दूसरा टेम्परेचर कोफिशिएंट्स के वैल्यू दिए गए, बट आपको याद रखना नहीं है। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। और वो नेक्स्ट टॉपिक में बात करें तो कॉमर्शियली प्रोड्यूस रजिस्टर्स फॉर अ डोमेस्टिक यूज और अ लेबोरेटरीज आर ऑफ टू टाइप्स, ओके टू मेजर टाइप्स। दे आर द वायर बाउंड रजिस्टर्स और दूसरा है कार्बन रजिस्टर्स। जो कॉमर्शियली हम यूज़ करते हैं रजिस्टर्स, वो दो टाइप के रजिस्टर्स मार्केट में अवेलेबल है, एक है वायर बाउंड रजिस्टर्स और दूसरा है कार्बन रजिस्टर्स।
वायर बाउंड रेजिस्टर्स आर मेड बाय द वाइंडिंग द वायर्स ऑन द एलॉयज लाइक मैंगनीन, कॉन्स्टेंट, निक्रोम और सिमिलर वंस। ये ऐसे वायर है जो रेजिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और टेम्परेचर के साथ उनका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ओके, सो वायर बाउंड रेजिस्टर्स आर मेड बाय द वाइंडिंग ऑफ द वायर्स ऑन एलॉयज। एलॉयज के ऊपर वाइंडिंग किया जाता है वायर्स का, और वो वाइंडिंग कौन से मेटल के वायर का होता है, लाइक मैंगनीन, कॉन्स्टेंट और निक्रोम, ये सारे एलॉयज है, उनके वायर का क्या किया जाता है, वायरिंग किया जाता है। एंड द चॉइस ऑफ दिस मटेरियल इज dictated mostly by the fact that their resistivity are relatively insensitive to the temperature। इनका चॉइस क्यों किया जाता है, क्यों यही एलॉय पसंद किए जाते हैं, तो उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनका जो रेजिस्टिविटी है दैट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता है, और इसीलिए ही इनका यूज किया जाता है इन अ रेजिस्टेंस वायर। The resistance are typically in the range of fraction of ohm to a few hundred ohms। ओके, ये जो रेजिस्टेंस है वो टिपिकली कौन से रेंज में होते हैं, फ्रैक्शन ऑफ ओहम्स टू अ फ्यू हंड्रेड ओहम। ओके, ओहम के कुछ फ्रैक्शन से लेके कुछ फ्यू हंड्रेड्स ओहम तक के ये रेजिस्टेंस होते हैं जो कॉमर्शियली हम यूज करते हैं। देन फ्रैक्शन मतलब कि ओहम, 1 ओहम का 10th पार्ट, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे, या तो फिर उसका 100 पार्ट, 0.01, 0.02 ऐसे से लेके कुछ 100 ओहम तक ये के रेजिस्टेंस जो है हम बाइंडिंग रेजिस्टेंस से और कार्बन रेजिस्टेंस से बना सकते हैं। रेजिस्टर इन अ हायर रेंज आर मेड अप मोस्टली फ्रॉम द कार्बन। ओके, अगर 100 ओहम से ज़्यादा ओहम का रेजिस्टेंस बनाना है तो वी हैव टू गो फॉर द कार्बन रेजिस्टेंस। किस पे लिया जाना पड़ेगा, कार्बन। थोड़ा बेसिक नॉलेज है, अच्छे से माइंड में स्टोर करके रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थ्योरी में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी याद रख सकते हो आप। तो ये 100 ओहम से थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको मूव ऑन होना पड़ेगा कार्बन रेजिस्टेंस पे। कार्बन रेजिस्टर्स आर कॉम्पैक्ट, इनएक्सपेंसिव एंड दस फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ये जो कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, दूसरा ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। आप जाओ ना मार्केट में, शॉप में, तो 1 रुपीस में 2 रेजिस्टेंस भी खरीद के ला सकते हो, है ना। आप मांगना, है ना, शॉप में जाके मांगना इलेक्ट्रिक शॉप्स में, तो रेजिस्टेंस आपको देंगे, 1 रुपीस में भी मिल जाता है। देन एंड दस फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में काफ़ी यूज होता है। और आपने शायद किया भी होगा व्हेन यू मेड योर प्रोजेक्ट फॉर अ स्कूल लाइफ। ओके, अप टू 10th में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाए हो साइंस के जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करना हो, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करना हो, तब सबसे ज़्यादा बेस्ट चॉइस रहता है रेजिस्टेंस का। और अगर ना किया हो तो रेजिस्टेंस दिखते कैसे है, तो अगर आपके घर में टीवी का रिमोट ब्रेक हो गया हो और पीछे का जो पैनल है ग्रीन कलर का वो दिख रहा हो, कैल्सी ब्रेक हो गया हो, उसका पैनल दिख रहा हो, तो उसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक जैसा दिखता है, 3 कलर के एक शेड्स हो गए लाइट। ओके, 3 कलर के लाइट्स के शेड हो गए, बैंड हो गए, और डमरू जैसा दिखेगा छोटा सा वुडन का, और दैट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, वही एक रेजिस्टेंस है। ओके, कार्बन रेजिस्टेंस आर स्मॉल इन अ साइज एंड हेंस देयर वैल्यूज आर गिवन इन अ कलर कोड। अभी देखो वो उनका साइज काफ़ी स्मॉल होता है, तो फिर ये स्मॉल साइज पे न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे लिखे, है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ना लिखनी पड़े इसलिए उसके अंदर कलर बॉन्ड्स होते हैं, कलर बैंड्स होते हैं। ओके, कलर से उसका नोटिफिकेशंस किया जाता है। जैसे कि एक कलर कोड है जो आपको याद भी रखने, आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। ओके, और देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है और कैसे इस टेबल का यूज़ करना है। ओके, बात जैसे यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले द रजिस्टर हैव टू सेट अ कोएक्सियल कलर्ड रिंग्स ऑन देम वो सिग्निफिकेंस आर लिस्टेड इन अ टेबल, और वो कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। पहले रजिस्टर कैसा दिखता है वो देख लेते हैं। रजिस्टर कुछ इस टाइप का होता है। ओके, और इसके ऊपर ऐसे कलर, 3 कलर, और फिर क्या लिखा जाता, वैसे 4 कलर होते हैं, कभी 3 कलर होते हैं। डन, तो ऐसे कलर कोड्स होता है। जैसे यहाँ पे रेड रेड रेड, और फिर क्या है, सिल्वर है। दूसरी फिगर में अगर आप देखो तो येलो, वायोलेट, ब्राउन, एंड देन क्या है, गोल्ड है। तो कभी 3 भी होते हैं, कभी 4 भी होते हैं। 3 और 4 हो तो क्या फर्क पड़ेगा वैल्यूज में, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। सो द फर्स्ट 2 बैंड्स फ्रॉम द एंड इंडिकेट्स द फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द रेजिस्टेंस इन ओहम। जो वो रेजिस्टेंस है उसका जो वैल्यू है उसके फर्स्ट 2 डिजिट, है ना, कौन से 2 डिजिट, फर्स्ट यूनिट एंड 10th प्लेस डिजिट जो है वो पहले 2 कलर के बैंड बताते हैं। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर, ये रेड 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 है, तो ये जो पहला है बैंड वो है रेड, और फिर जो बैंड है वो रेड। और यहाँ पे आप देखो रेड के लिए कौन सा डिजिट आता है, कौन सा नंबर आता है रेड के लिए, तो 2 आता है। क्या आता है, 2। तो मैं इसके लिए
ये पहले दो रेड है उसके लिए मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ये जो थर्ड है वो 10 का पावर बताएगा, ये जो थर्ड है वो भी रेड है और वो 10 का पावर बताएगा। तो वो 10 का कितना पावर शो कर रहा है, रेड में 10 का कितना पावर आ रहा है, रेड के सामने देखना 10 का कितना पावर आ रहा है 2, एंड दैट्स वाई यहाँ पे आ जाएगा 22 इंटू 10⁻², ओहम, दैट इज द यूनिट और दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो ये सिल्वर क्या सजेस्ट कर रहा है, तो इतना तो वैल्यू है लेकिन उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, टॉलरेंस हो सकता है, एग्जैक्टली इतना वैल्यू ना हो, तो प्लस और माइनस कितना परसेंटेज का टॉलरेंस रहेगा, तो ये सिल्वर जो फोर्थ है वो बता रहा है 10%, कितना परसेंट 10। गोल्ड हो तो थोड़ा अच्छा, मतलब कि कम टॉलरेंस है, 5% एग्जैक्ट वैल्यू के काफ़ी नज़दीक है, और ये 10% थोड़ा दूर हो गया, बराबर। और अगर मैं आपको बात करूँ फ्रेंड्स, तो मान लो कि कोई भी कलर नहीं दिया गया है तो समझना है वो बैड क्वालिटी का है, कोई भी कलर नहीं दिया गया है तो आपको समझना है कि वो कौन से क्वालिटी का है, बैड क्वालिटी का। बैड क्वालिटी का इसीलिए बिकॉज टॉलरेंस सबसे ज़्यादा है, टॉलरेंस यानी कि जो ट्रू वैल्यू है उससे काफ़ी दूर है, डन। और वो कितना है प्लस और माइनस 20%। तो 3 कलर का भी हो सकता है, 2 कलर का भी हो सकता है, 1 कलर का भी मतलब कि हाँ 3 कलर का भी हो सकता है, 2 कलर का नहीं हो सकता, 3 या 4 कलर का हो सकता है। चौथा जो कलर है, फोर्थ जो कलर है, वो आपको टॉलरेंस बता रहा है, और उसमें दो टाइप के ही कलर हो सकते हैं, गोल्ड या सिल्वर, या तो फिर कोई भी कलर नहीं हो सकता। गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, और कोई भी कलर नहीं हो तो 20% का टॉलरेंस रहता है। तो अभी हमारे लिए सिल्वर दिया गया है, क्या दिया गया है, सिल्वर, तो हम बोल सकते हैं 10%। तो इसका 10% प्लस और माइनस रेजिस्टेंस रह सकता है 2200, ऐसा भी हो सकता है ना, 10⁻² को मल्टीप्लाई करें तो 2200 प्लस और माइनस इसका 10% कितना होगा, 100 से डिवाइड कर लेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220, तो 2200 प्लस और माइनस 220 ओमेगा जो है इसका वैल्यू है। तो इसकी रेंज हो जाएगी 2420 से लेके 1980, ओके। ए मिनिमम वैल्यू और ए मैक्सिमम वैल्यू, ये दोनों के बीच में ए रेजिस्टेंस का वैल्यू हो सकता है। तो दैट इज द रेजिस्टेंस। अंदर से देख लेते हैं कि पहला मैंने बोला वैसे दो जो होते हैं, पहले दो कलर जो होते हैं वो रेजिस्टेंस के वैल्यू बताते हैं, एंड थर्ड जो है दैट इंडिकेट डेसिमल मल्टीप्लायर, ओके, 10 का पावर। द लास्ट बैंड स्टैंड फॉर द टॉलरेंस पॉसिबल वेरिएशन परसेंटेज अबाउट द इंडिकेट्स वैल्यू, एंड समटाइम द लास्ट बैंड इज एब्सेंट that indicates the tolerance is 20%. For example, 4 color are orange, blue, yellow, gold, okay? अभी देखो इसमें आपको लिख के ही दे दिया है, आपको क्वेश्चन भी ऐसे पूछेगा कि सपोज इफ कार्बन रेजिस्टेंस सोर्स ऑरेंज, ब्लू एंड येलो कलर एंड गोल्ड कलर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो ऑरेंज के लिए वैल्यू देखेंगे, ब्लू के लिए वैल्यू देखेंगे, तो यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल ऑरेंज के लिए वैल्यू कितना है 3, ब्लू के लिए वैल्यू कितना है 6, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ऑरेंज के लिए वैल्यू है 3 और ऑरेंज के लिए वैल्यू है 3 और ब्लू के लिए 6, 36, तो 36 हुआ। अब येलो जो है उसके लिए कितना पावर है, 10 का मल्टीप्लायर क्या है, तो ये रहा 10⁻⁴, तो कितना आएगा 10⁻⁴। और गोल्ड है, गोल्ड तो अच्छा है, गोल्ड अच्छा है, मतलब प्लस और माइनस सिर्फ 5%, प्लस और माइनस हाउ मेनी परसेंटेज 5। सिल्वर होता तो प्लस और माइनस 10%, और कोई भी कलर नहीं होता तो प्लस और माइनस 20%। तो क्लियर हुआ यहाँ तक, हाँ या ना, डन, ओके। वैसे थोड़ा रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप बाद में भी कमेंट कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गया आपका टॉलरेंस के बारे में, तो हो गया 36 क्रॉस 10⁻⁴ ओमेगा प्लस और माइनस 5%, क्लियर। अब इसका देखें अगर वैल्यू हम येलो वायोलेट, तो येलो का अभी हमने देखा 4th नंबर है, ओके। वायोलेट एंड ब्राउन का नंबर देख के आते हैं, तो वायोलेट का नंबर है यहाँ पे 7, वायोलेट का नंबर है 7, और मैं यहाँ पे रख देता हूँ वायोलेट का 7, और ब्राउन का आपको देखना है तो ब्राउन का नंबर है वो देख लेते हैं 1, कितना है 1, ओके। तो उसका रख लेते हैं 1, ये रख लिया 1, देन यानी कि 10⁻1, सॉरी 10⁻1, और प्लस और माइनस 5%, एक इसके लिए गोल्ड के लिए, तो ये हो गया 47 क्रॉस 10⁻1 यानी 10 प्लस और माइनस 5%, और वो वाला 20 इंटू 10⁻2 ओमेगा आपको बताया था, प्लस और माइनस 10%, क्योंकि ऊपर वाले में सिल्वर था। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको दे सकता है। अब सर ऐसे एग्जाम्पल दे तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि पहला जो 2 बैंड है वो आपको नंबर बताएगा, थर्ड बैंड जो है वो 10 का मल्टीप्लाइंग नंबर बताएगा, 10 का पावर बताएगा, और जो कोई कलर ना हो तो हम प्लस और माइनस 20% लिख देंगे, गोल्ड हो तो प्लस और माइनस 5% लिख देंगे, और सिल्वर हो तो प्लस और माइनस 10 लिख देंगे।
लेकिन सर ये टेबल याद कैसे रखे, इसको कैसे हम फॉलो करें? डन। तो बेटा इसको याद रखना है बी बी रॉय। ओके, एक सेंटेंस में आपको बना के दे रहा हूं, उसको आपको याद रखना है बी बी रॉय। इतना तो याद रह गया? ओके, तो बी बी रॉय गोस टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया टू परचेस गोल्ड एंड सिल्वर। तो बीबी रॉयस गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया टू परचेस गोल्ड एंड सिल्वर। बीबी, ओके, बट ये जो बीबी है ना, उसमें पहले आपको याद रखना है ब्लैक आएगा एंड देन ब्राउन आएगा। इतनी चीज आपको याद रखनी है, ब्लैक ब्राउन। फिर रे आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ओके। देन गोस का जी दैट इज ग्रीन, बॉम्बे का ब्लू, वी का वायोलेट, फिर ग्रे गेटवे ऑफ इंडिया ग्रे, फिर वी का डब्ल्यू का वाइट, ओके, और देन गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये हो गया बी बी रॉय गोस टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया विथ, सॉरी, गेटवे ऑफ इंडिया विथ, या तो फिर टू परचेस गोल्ड एंड सिल्वर। कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं गेटवे ऑफ इंडिया विथ गोल्ड एंड सिल्वर। तो जैसा आपको याद रहे देन, और लास्ट में आता है नॉन कलर। फिर जीरो से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक रखना है, 10 नहीं आएगा, ओके, क्योंकि डिजिट लेने हैं तो 0 से 9 डिजिट आएंगे। फिर ये 10⁻0 भी लिख सकते हो आप, 10⁻0 जो है 1 हो जाता है। फिर जो 1 है तो 1 के सामने 10⁻1, 2 के सामने 10⁻2, 3 के सामने 10⁻3, 4 के सामने 10⁻4, 5 के सामने 10⁻5, 6 के सामने 10⁻6, 7 के सामने 10⁻7, 8 के सामने 10⁻8, 9 के सामने 10⁻9। क्लियर है? इस तरह से आपका आगे का पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। और टॉलरेंस में तो आपको 5, 10 एंड 20% याद रखना है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, बीबी रॉयस गोस टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया टू परचेस गोल्ड एंड सिल्वर। तो फ्रेंड्स, होप सो आई क्लियर्ड दिस टॉपिक। मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया होगा। और अब जो है डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर, वो बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक, जब तक मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सबको गुड बाय। अच्छे से रिवाइज करके रखना, अच्छे से रिवाइज करके रखना, और जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से फॉलो करते रहना। डन। और होमवर्क भी करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सबको गुड बाय।